नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। मैं ऐश्वर्य प्रताप सिंह एक बार फिर आप सभी के सामने उपस्थित हूँ। लेकिन आज का दिन कुछ खास है। खास इसलिए है क्योंकि आज हम एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं। नई शुरुआत करेंगे अपने पॉलिटी के सीरीज की। ये पॉलिटी का सीरीज बेहद स्पेशल होगा आप सभी के लिए, जो वेदर आप वनडे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या किसी हाई लेवल एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे कि स्टेट के ऑफिसर लेवल के एग्जाम होते हैं, पीसीएस, आरओ, आरओ, अन्य एग्जाम होते हैं, ठीक है। साथ ही साथ आप अपनी जनरल नॉलेज के लिए बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो इंडियन पॉलिटी का स्ट्रक्चर है उसके बारे में अगर अपनी समझ को बढ़ाना चाहते हैं तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही फ्रूटफुल होने वाला है। फ्रूटफुल इसलिए भी है क्योंकि ये जो मैंने कंटेंट तैयार किया है, काफी मेहनत लगती है कंटेंट तैयार करने में, ये आप सभी को पता होगा, क्योंकि आप भी जब नोट्स बनाते होंगे तो तमाम जगह से चीजों को इकट्ठा करते हैं, ठीक है। तो उसी तरह से मैंने भी ये कंटेंट तैयार किया है, जितना हो सकता था अदर अदर सोर्सेज से उतना चीजों को कंक्लूड करने की कोशिश की है, जितना सरल तरीके से हो सकता है आप सभी के लिए ये सीरीज लेकर आया हूँ, ठीक है। जिसमें एक एक टॉपिक के बारे में हम बहुत ही डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन देखेंगे, जो आपके हर एग्जाम के लिए एकदम परफेक्ट होगा। आप ये मान के चलिए कि अगर पॉलिटी का कहीं भी कोई एग्जाम होता है, पॉलिटी जिस भी एग्जाम में आएगा, इंडियन पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड, तो आप ये मान के चलिए 90 से 95% आपकी तैयारी यहाँ पर हो चुकी होगी। आपको कुछ नहीं करना है, बस इस लेक्चर को आपको एग्जाम के पहले 2-3 बार देख लेना है, ठीक है। उसके बाद आपका सारा निवारण हो जाएगा और बाकी जो बचेगा वो हम आगे चल के क्वेश्चन सॉल्विंग में उसे भी कवर कर लेंगे, ठीक। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं अपने सीरीज को। आज इस सीरीज में हमारा सबसे पहला टॉपिक है टॉपिक 1। टॉपिक 1 में हम डिस्कस करेंगे सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हमें भी पता है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये बहुत ही एक तरह से वास्ट है, बृहद है। इसमें 395 से ज्यादा आर्टिकल्स हैं। सब आर्टिकल्स को अगर हम इंक्लूड कर लेते हैं तो लगभग 450 आर्टिकल से ज्यादा पड़ते हैं। इतने आर्टिकल्स, 12 जो है आपके शेड्यूल्स हैं, 22 पार्ट्स हैं जिसमें सब पार्ट भी 4 हैं। उन सभी चीजों को हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन आप इतना समझिए कि जिस संविधान को बनाने में ऑलरेडी 2 से ढाई साल का समय लग जाए, वो अपने आप में कितना बृहद होगा, कितना वास्ट होगा। तो उसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन उससे भी पहले आपको ये समझना बेहद जरूरी हो जाता है कि ये संविधान बनाने की जो प्रेरणा है, जो मोटिवेशन है, जो इंस्पिरेशन है, वो हमारे फाउंडिंग फादर्स, जिसमें आप बड़े बड़े नाम सुनते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का, जवाहरलाल नेहरू जी का, अंबेडकर जी का और अन्य तमाम नेताओं का आप नाम सुनते हैं, ठीक है। उन लोगों के दिमाग में से क्या चीजें आई, कैसे आई, कहाँ से उन्होंने इंस्पिरेशन लिया, कहाँ से कितने जो है उन्होंने कंक्लूड किया, कितने सारे देशों को डिस्कस किया, देशों के संविधान को डिस्कस किया, वहाँ की जो है स्टडी किया एक तरह से। तो आप ये समझेंगे कि कितना ज्यादा स्टडी किया गया। तो आप यहाँ देख सकते हैं लगभग 70 से ज्यादा देशों के बारे में हमारे फाउंडिंग फादर्स ने स्टडी किया। आप आगे चल के पढ़ेंगे कि जब ड्राफ्टिंग कमेटी के जो चेयरमैन थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी, भीमराव अम्बेडकर जी, वो तो चेयरमैन थे, लेकिन उनके सदस्य थे, 7-8 सदस्य थे उसमें, उस कमेटी में। कमेटी के जितने भी सदस्य थे उनके अपने सेक्रेटरी और जो है प्रिंसिपल सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी होते हैं कमेटी के। वो क्या करते हैं, वो अलग अलग देशों के संविधान या उनकी जो भी स्ट्रक्चर रही होगी उस टाइम पे, उनको उन्होंने बृहद एकदम वास्ट तरीके से जो है स्टडी किया। स्टडी करने के बाद उन्होंने जो भी बेस्ट हो सकता था उनके संविधान में से, या अपने ही यहाँ चले आ रहे जो पुराने नियम हुआ करते थे, जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो एक्ट है 1935 का, कहते हैं कि वो ब्लूप्रिंट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि बहुत सारी चीजें जो है डिराइव की गई अलग अलग देशों से, अपने ही पुराने कुछ नियम कानून से डिराइव करके जो है एक बेस्ट जो हो सकता है वो स्ट्रक्चर बनाया गया। इसी वजह से इंडिया आज तक के वर्ल्ड में वन ऑफ द स्टेबलेस्ट इकोनॉमी और वन ऑफ द स्टेबलेस्ट डेमोक्रेसी इन दी वर्ल्ड। इस डेमोक्रेसी में बहुत बार प्रेसिडेंट रूल लगा, इमरजेंसी लगी, आप सभी को पता है, लेकिन फिर भी सुचारू ढंग से अपना काम चलता रहा, संविधान के नियत जो है काम चलता रहा। उसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि 70 से ज्यादा देशों के बारे में जो है स्टडी किया गया, उनसे कुछ जो बेस्ट प्रावधान हो सकते थे उसको इंक्लूड कर लिया गया अपने संविधान में। इसमें
आपको यहाँ तीन चीजें मैंने लिख रखी हैं, जो आप देखेंगे ये तीन चीजें जो है आपको एग्जाम में कंफ्यूज कर सकते हैं। जैसे मैं कहूँ कि प्रियम्बल जो है, ये प्रियम्बल कहाँ से लिया गया है, तो आप सभी कहेंगे कि प्रियम्बल जो है ये अमेरिका से लिया गया है। ठीक, लेकिन आप सभी को पता होना चाहिए कि अमेरिका से प्रियम्बल का सिर्फ आइडिया लिया गया है। यहाँ आप देख सकते हैं ना, सिर्फ आइडिया लिया गया है प्रियम्बल का। लेकिन जो लैंग्वेज है, जो एक्चुअल जो प्रियम्बल हम पढ़ते हैं, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign, secular, socialist, democratic republic and to constitute India into a, जो इस तरह से आप पढ़ते हैं, तो सिर्फ आइडिया लिया गया है। आइडिया ऑफ प्रियम्बल जो है यूएसए से लिया गया है। लेकिन आगे जब हम देखेंगे लैंग्वेज ऑफ जो प्रियम्बल है, लैंग्वेज लैंग्वेज की जब हम बात करते हैं, जो हम आज के समय में अपने प्रियम्बल या फिर हिंदी में इसे प्रस्तावना कहते हैं, उसके बारे में जब हम स्टडी करते हैं, तो जो इसकी लैंग्वेज है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, ठीक है, यानी हम भारत के वासी, ठीक है, कंस्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, इस तरह से जो लैंग्वेज है उसकी एक पैराग्राफ की पूरी, वो लैंग्वेज ली गई है ऑस्ट्रेलिया से। ठीक, ऐसे ही डायलेमा आपको उत्पन्न हो सकता है प्रेसिडेंट इलेक्शन के बारे में। अब यहाँ पे आप देखेंगे आइडिया ऑफ जो प्रेसिडेंट इलेक्शन है वो सिर्फ यूएसए से लिया गया है। ठीक ऐसे ही जैसे आइडिया जो है प्रियम्बल का यूएसए से लिया गया था। और इसका इलेक्शन का जो प्रोसेस है, प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कितने लोग हिस्सा ले सकते हैं, जो उनका इलेक्टोरल कॉलेज है, जिसके बारे में हम प्रेसिडेंट के बारे में जब पढ़ेंगे तो उसमें डिटेल में पढ़ेंगे कि क्या प्रोसेस होता है। वो प्रोसेस जो है, आपका प्रोसीजर जो है, वो लिया गया है आयरलैंड से। इस चीज को आप बहुत जरूरी है ध्यान रखें, क्योंकि एग्जाम में अक्सर जो है बच्चे इसमें गलती करके आएंगे कि अगर पूछ ले कि फ्रॉम वेयर वी हैव डिराइव द आइडिया ऑफ प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, तो आइडिया ध्यान नहीं देते लोग। प्रेसिडेंशियल इलेक्शन आ गया, बस खटाक से जो है वहां पे मार देंगे टिक। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आइडिया जब पूछे तो यूएसए होगा, लेकिन इलेक्शन प्रोसेस जब पूछेगा तो आयरलैंड होगा। ठीक ऐसे ही जब सुप्रीम कोर्ट के सुप्रीमेसी की अगर हम बात करें, यानी कि सर्वोच्च क्या है न्यायालय, जुडिशरी का एपेक्स बॉडी कौन है जो रेगुलेट करता है पूरे भारत में, तो वो आपका कॉन्स्टिट्यूशन में सुप्रीम कोर्ट को बताया गया है, यानी माननीय सुप्रीम कोर्ट को बताया गया है, जो कि कहां से लिया गया है, यूएसए के स्ट्रक्चर से लिया गया है। यूएसए के वहां की पॉलिटी के स्ट्रक्चर से हमने भी ये डिसाइड कर लिया कि हमारा जो सुप्रीम कोर्ट होगा वो एपेक्स बॉडी होगा जो जुडिशरी को रूल करेगा। ठीक, ऐसे ही यूनियन गवर्नमेंट की जो सुप्रीमेसी होगी वो कैनेडियन आपके पॉलिटी से लिया गया है। यूनियन गवर्नमेंट यानी कि जो आपका संघ सरकार है, जो केंद्र सरकार है, वो आपकी सुप्रीम होगी, एपेक्स बॉडी होगी जब भी कोई नियम कानून बनाने की बात आएगी, चाहे वो नेशनल इंपॉर्टेंस में हो या फिर कोई भी इंपॉर्टेंस की बात हो, तो वहां पे केंद्र सरकार अपने कानून बनाती है। इन चीजों के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। ये तो था जो डायलेमा हो सकता था आपको, इस चीज को आप स्क्रीनशॉट लीजिए। और इसके बाद जो हम डिस्कस करेंगे, तो मैं बारी बारी से एक एक देश का आपको लिख दूंगा। आपको कुछ नहीं करना, एक एक चीजें बताता चलूंगा, आप उसको एग्जाम के पहले 2-3 बार ये वीडियो फास्ट फॉरवर्ड। आपको अगर स्पीड में दिक्कत होती है, मेरे बोलने की स्पीड अगर तेज लगती है तो आप स्लो भी कर सकते हैं, अगर धीरे लगती है तो आप तेज भी कर सकते हैं, ये तो आप सभी को पता होगा। तो इन चीजों को मैं ऐसे पढ़ाता चलूंगा और आप जो है इसको फास्ट फॉरवर्ड रिवाइंड करके जो है बार बार देख सकते हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं अपने आगे के प्रावधानों को देखने के लिए। तो आइए हम डिस्कस करते हैं अपने इस वाले स्लाइड को, जिसमें हमने 4 देशों के बारे में लिखा हुआ है, यूएसए, ब्रिटेन, आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, और भी हैं, इसके बाद डिस्कस करेंगे। सबसे पहला हम अगर इसको देखते हैं, इधर से आते हैं, ज्यादा इजी पड़ेगा। ब्रिटेन को अगर हम देखते हैं, तो 4 प्रकार के जो है प्रावधान हमने ब्रिटेन से डिराइव किया है अपने कॉन्स्टिट्यूशन के लिए। अच्छा, एक चीज बता दूं आपको, इसमें आपको जैसे ऑस्ट्रेलिया है, यूएसए है, यहाँ पर वो प्रावधान नहीं मिलेंगे जो हमने डायलेमा वाले सेक्शन में पहली स्लाइड में डिस्कस किया। यहाँ पर उसके अन्य जो और भी हैं वो हम डिस्कस करेंगे। ब्रिटेन से हमने 4 प्रावधान लिए, जैसे आर्टिकल 14 सिंगल सिटीजनशिप, पार्लियामेंट्री प्रोसेस और लॉ मेकिंग प्रोसेस। ठीक है, आर्टिकल 14 आप सभी को पता ही होगा, राइट टू इक्वालिटी है, समानता का अधिकार है, हर व्यक्ति कानून की नजर में समान रूप से देखा जाएगा।
जो कानून बना है जिस भी पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लिए या पर्टिकुलर इंडिविजुअल ऑफ सोसाइटी के लिए, वो हर किसी पे समान रूप से लागू होगा, उसमें कोई भेदभाव नहीं होगा। ठीक है। तो ये कहता है अपना आर्टिकल 14, सिंगल सिटीजनशिप, एकल नागरिकता। आपने देखा होगा अमेरिका हो गया, यहाँ पर डुअल सिटीजनशिप का प्रावधान है। एक सिटीजनशिप आपकी नेशनल की होती है और एक स्टेट की होती है, जिस स्टेट में आप लिव करते हैं, रहते हैं वहां पर। जैसे कैलिफोर्निया की अलग सिटीजनशिप हो गई, वॉशिंगटन डीसी की अलग हो गई, न्यूयॉर्क की अलग हो गई। इस तरीके से जो आपकी सिटीजनशिप है वहां पर दोहरी नागरिकता चलती है। लेकिन हमने ब्रिटेन से डिराइव किया तो वो हो गई सिंगल सिटीजनशिप, एकमात्र हमारी नागरिकता होगी, हम भारतीय हैं बस। ये नहीं कि हम उत्तर प्रदेश के अलग नागरिक हैं, हम पूरा कुल मिला के जो है वो आपके पूरे भारत के एक ही नागरिक माने जाएंगे। तीसरा चीज है पार्लियामेंट्री प्रोसेस। जो प्रोसीजर होता है, रूल ऑफ पार्लियामेंट्री प्रोसेस जो होता है कि वोटिंग होगी, कैसे उसको वैलिड वोट्स काउंट होंगे, या जो भी प्रावधान है कि कितने एमपीज का उपस्थित होना जरूरी होता है एक तरह से कोरम को आगे बढ़ाने में। कोरम क्या है, 1/10 मेंबर्स का उपस्थित होना जरूरी है, वो सारी चीजें हम आगे डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए आप इतना जानिए कि जो पार्लियामेंट्री प्रोसेस है, पार्लियामेंट की कार्यवाही किस तरह से आगे बढ़ेगी, वो उसका जो आइडिया है, उसका जो टेक्नोलॉजी है या कहें जो प्रोसीजर है, वो हमने ब्रिटेन से डिराइव किया है। ठीक। चौथी चीज है लॉ मेकिंग प्रोसेस। लॉ कैसे बनेगा, लोकसभा में पारित होगा, फिर राज्यसभा में जाएगा, उसके बाद फिर प्रेसिडेंट का उस पर मोहर लगेगा, हस्ताक्षर होगा, और जिस दिन से हस्ताक्षर हो जाएगा उसी दिन से वो इनेक्ट हो जाएगा, गजट में आएगा, गजट के बाद इनेक्ट हो जाता है। तो ये जो चार प्रावधान है ये हमने ब्रिटेन से लिया है। अगला हम डिस्कस करेंगे ऑस्ट्रेलिया के बारे में। ऑस्ट्रेलिया से हमने तीन प्रावधान लिए। सबसे पहला है जॉइंट सेशन जिसको कहते हैं, दूसरा है ट्रेड रूल, और तीसरा है आपका लिस्ट। लिस्ट के बारे में हम सभी ने पढ़ा है, तीन प्रकार के लिस्ट होते हैं, स्टेट लिस्ट, सेंटर लिस्ट, और उसके बाद फिर कॉन्करेंट लिस्ट। स्टेट लिस्ट जो राज्य सरकार जिन चीजों पे, जिन विषयों पर नियम बना सकती है, उसे आप स्टेट लिस्ट में डालते हैं। जैसे पुलिस हो गया, इसके ऊपर राज्य सरकार कानून बनाती है और उन राज्य सरकार के अधीन होकर वो काम करते हैं, तो वो आपका किस में आएगा, वो स्टेट लिस्ट में आ जाएगा। सेंटर्स लिस्ट या यूनियन लिस्ट जिसको कहते हैं, संघ का जो सूची है, उस संघ सूची, उसमें क्या आता है, जैसे आर्म्ड फोर्सेस हो गई, ठीक, बैंकिंग सेक्टर हो गया, आपका जो ये पावर प्रोजेक्ट्स चलते हैं ये सेंटर के अधीन होते हैं, और भी तमाम ऐसी चीजें हैं, जो भी चीजें होती हैं ये सेंटर के अधीन आती हैं। ऐसे कई सारी चीजें हैं, कई सारे उसके पार्ट हैं, वो हम आगे जब लिस्ट वाला पार्ट डिस्कस करेंगे तो उसमें डिस्कस कर लेंगे अच्छे से। अभी फिलहाल के लिए आप जानिए तीन प्रकार की लिस्ट होती हैं, उनका आइडिया जो हमने लिया है वो ऑस्ट्रेलिया से लिया है। कॉन्करेंट लिस्ट वो होता है समवर्ती सूची जिसको कहते हैं। इसमें क्या होता है कि केंद्र और राज्य दोनों ही इस पे कानून बना सकते हैं। जैसे एजुकेशन है, ठीक है, वाइल्ड लाइफ के कंजर्वेशन की अगर बात आएगी तो दोनों ही कानून बना सकते हैं। ठीक। आगे हम डिस्कस करेंगे अच्छे से, बिल्कुल परेशान नहीं होइएगा। पॉलिटी मेरा भी फेवरेट सब्जेक्ट है, तो मेरा अपना भी विषय है, तो इसलिए आप निश्चिंत रहिएगा, जो भी पढ़ाऊंगा ऑथेंटिक रहेगा। आप लक्ष्मीकांत सर की किताब को भी रिफर कर सकते हैं, काफी सारी सिमिलरिटीज आपको मिल जाएंगी वहां से। और भी अन्य सोर्सेज जहां भी पढ़ेंगे इससे बाहर नहीं कहीं जाएगा, इतना मेरी गारंटी है। अगर जाएगा तो आप जरूर बताइएगा। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे यूएसए से। यूएसए में हमने पता है आइडिया ऑफ प्रियम्बल हमने वहां से लिया है। ठीक। सुप्रीमोसी ऑफ सुप्रीम कोर्ट जो है वो जुडिशरी में होगा, ये हमने वहां से लिया, तो वो हमने डायलेमा के सेक्शन में डिस्कस कर लिया। यहाँ पे हम तीन और प्रावधान जो है वो जो लिए गए हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार, राइट टू लाइफ, राइट टू प्राइवेसी। प्राइवेसी तो खैर अभी अमेंडेड वर्जन है हमारा, लेकिन राइट टू लाइफ के अंतर्गत ये आता है। राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ठीक है, इक्वालिटी राइट्स, राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज का जो राइट्स है, ये सारी आपकी फंडामेंटल राइट्स है। इनके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। दूसरी चीज है जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू जो है आपका, ये यूएसए से लिया गया है, यानी कोई कानून अगर बनता है तो उस कानून को सुप्रीम कोर्ट जो है या हाई कोर्ट जो है वो रिव्यू कर सकता है। मान लीजिए 10 साल पहले जो कानून बना वो आज के समय में एक तरह से अनुचित माना जाए। ठीक। जैसे समलैंगिकता पे जो 377 का आईपीसी जो अमेंड हुआ, वो 50 साल पहले वो प्रावधान था। ठीक। लेकिन आज के समय में उसे मॉडिफाई कर दिया गया आज के समाज के हिसाब से। इसी हिसाब से जो जुडिशियल रिव्यू का जो आपका प्रावधान प्रोविजन होता है वो यूएसए से ले लिया गया। पीआईएल, पीएन भगवती जी का नाम आपने सुना होगा, जस्टिस पीएन भगवती, उनकी देन है कि
आई गेस 70 के दशक में शायद इसे इंट्रोड्यूस कराया गया था। इसका नाम मतलब होता है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। एक तरह से जनहित याचिका होती है। लिटिगेशन का मतलब याचिका। किसी के बिहाफ पे, मान लीजिए मैं कोई एग्रीव्ड आदमी हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम है, लेकिन मैं असमर्थ हूँ कोर्ट तक जाने में, तो मेरे बिहाफ पे कोई एनजीओ, कोई और व्यक्ति जो है वो जा सके, याचिका लगा दे कि इतने समाज के इतने तबके ऐसे हैं, जैसे बेरोजगारी का मुद्दा है। आज के समाज में हम देख रहे हैं कि पढ़े लिखे युवाओं का स्तर बहुत ज्यादा बढ़ गया है, उनके नंबर्स में बहुत ज्यादा वृद्धि आ गई है, लेकिन सरकार की तरफ से अनुचित कदम उठाए जा रहे हैं। ये मैं पर्टिकुलर नहीं कह रहा हूँ, ये बस आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि मान लीजिए आज के समय में युवाओं का बेरोजगारी बहुत ज्यादा, एम्प्लॉयमेंट रेट बहुत ज्यादा बढ़ गया है, लेकिन उसके लिए सरकार कर क्या रही है? कुछ नहीं कर पा रही है, या कुछ कर रही है, या उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रही है। उस केस में क्या होता है? उस केस में कोई भी एनजीओ, कोई भी ऐसा जो आपका सिंपैथाइजर होगा, वो क्या करेगा? युवाओं के बिहाफ पे एक लिटिगेशन सुप्रीम कोर्ट में डालेगा कि साहब देखिए इतनी सारी वैकेंसीज खाली जा रही हैं हर साल, लेकिन कोई भी उसकी सुनवाई नहीं है, कोई भी भरपाई नहीं हो रही है, और बच्चे बेरोजगार बैठे हुए हैं, उनकी शादी की उम्र निकलती चली जा रही है, और बच्चों की जो है शादी नहीं हो पा रही है। तो एक तरह से सामाजिक अस्थिरता की भावना उत्पन्न हो रही है। तो इसे आपको ध्यान देने की जरूरत है। तो याचिका का मतलब यही हो गया, ठीक है। आगे हम बढ़ेंगे आयरलैंड। आयरलैंड से हमने लिया डीपीएसपी, आपका अवार्ड्स एंड ऑनर्स बाय प्रेसिडेंट, जो प्रेसिडेंट के द्वारा सम्मान दिया जाता है, वो आपका आयरलैंड से वो भावना ली गई है। तीसरी चीज है 12 एमपीज राज्यसभा नॉमिनेशन। राज्यसभा में राष्ट्रपति जो है 12 एमपीज को नॉमिनेट करते हैं, ठीक। 245 एमपीज टोटल होते हैं, जिसमें से 12 एमपीज को नॉमिनेट किया जाता है। नॉमिनेशन का मतलब एक तरह से मनोनीत करता है कि हाँ, ये लोग जो हैं, ये पर्टिकुलर फील्ड में सर्वश्रेष्ठ आदमी है, इनका रिप्रेजेंटेशन जरूरी है, उस फील्ड के लिए जरूरी है। जैसे आपको याद होगा रंजन गोगोई जी, जो चीफ जस्टिस रह चुके हैं पूर्व, उनको लॉ फील्ड से जो राष्ट्रपति ने राज्यसभा में नॉमिनेट किया है, वो आज के समय में राज्यसभा एमपी हैं। ऐसे ही आपकी ये जो अपनी रनर हैं इंडिया की, पीटी उषा जी, जो इस टाइम ओलंपिक की अध्यक्षा भी हैं, वो क्या है? वो भी राज्यसभा की एमपी हैं। तो इस तरीके से वो स्पोर्ट्स फील्ड से आती हैं। तो इस तरीके से 3 प्रावधान। और डीपीएसपी क्या है आपके लिए? डीपीएसपी यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, नीति निर्देशक तत्व। नीति का मतलब पॉलिसी, निर्देशक यानी डायरेक्शन, तत्व यानी एलिमेंट्स। ऐसे एलिमेंट्स जिनका उपयोग करके सरकार ऐसे कानून बना सकती है जो समाज के हर वर्ग के लिए समान रूप से लाभकारी सिद्ध हो जाए, वही तत्व को आप कहते हैं डीपीएसपी, ठीक है। तो ये हो गया 4 देश जहां से हमने जो जो चीजें ली हैं आपको यहाँ पे बता दिया है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, अपने अलग देशों के बारे में डिस्कस करते हैं। तो चलिए हम अपने फाइनल स्लाइड को जो है डिस्कस कर लेते हैं। वैसे तो मैंने आपको बताया कि 70 से ज्यादा देशों को जो है आकलन किया गया, एनालिसिस किया गया, उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजंस लाए गए, लेकिन हम जो प्रमुख हैं केवल उन्हीं को डिस्कस करेंगे। उसके अतिरिक्त हम फालतू चीजों को नहीं डिस्कस करेंगे जो आपके लिए काम के ना हो, या यूं कहें कि वो बहुत डीप स्टडी की चीजें हैं जो आपके लिए नहीं, आप रिसर्च तो कर नहीं रहे, आपको एग्जाम क्वालिफाई करना है या बेसिक अंडरस्टैंडिंग बनानी है, तो उसके लिए ये परफेक्ट है एकदम, ठीक है। स्टार्ट करते हैं साउथ अफ्रीका से। साउथ अफ्रीका का जो प्रावधान जो हमने लिया है वो है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का। जो संवैधानिक जो प्रावधान है, आर्टिकल्स, अनुच्छेद हैं, उनमें जो चेंजेस होते हैं, उनमें जो अमेंडमेंट किए जाते हैं, वो साउथ अफ्रीका से लिए गए। अब मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूँ। होमवर्क क्या, अभी आप देख लेंगे इस वीडियो के खत्म होने के बाद। लेटेस्ट जो है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कौन सा है, ठीक है, वो क्या कहता है, उसके बारे में आप जो है आप देखेंगे और उसके बाद समझ के मुझे कमेंट में करके जरूर बताएंगे, कमेंट करके, ठीक है। अगला चीज है जर्मनी। जर्मनी से हमने लिया है इमरजेंसी का प्रावधान। इंदिरा गांधी जी के समय में काफी फेमस था ये सब, आज भी उनका उदाहरण लिया जाता है, तो कुछ बताने की जरूरत नहीं। इमरजेंसी जब हम वो टॉपिक पढ़ेंगे तो जरूर उसके बारे में डिस्कस कर लेंगे। इमरजेंसी जो है हमने जर्मनी से लिया है। कनाडा से हमने पावर डिस्ट्रीब्यूशन लिया है। पावर डिस्ट्रीब्यूशन हम सभी को पता है कि हमारे यहाँ 3 टायर सिस्टम है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और लोकल लेवल गवर्नमेंट। केंद्र सरकार यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट, फिर उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट आती है, और उसके बाद नीचे आती है लोकल गवर्नमेंट, लोकल लेवल गवर्नमेंट, जिसमें आपका पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज आती है, ठीक है। तो ये जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन है वो सब अपने अपने स्फीयर में, अपने अपने दायरे में जो है कानून बनाते हैं। एक दूसरे के ऊपर ओवरराइडिंग पावर्स उनकी होती हैं।
कुछ विषयों में। तो ये जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन है ये आपका कहाँ से लिया गया है, ये कनाडा से लिया गया है। और जो लिया गया था वो हमने पहले डिस्कस कर लिया है डायलेमा वाले सेक्शन में। दूसरी चीज है इंडिया, इसके बारे में अभी हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। पहले यहाँ डिस्कस कर लेते हैं फ्रांस। फ्रांस से हमने लिया है LEF, लिबर्टी इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी। इसकी बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। फ्रेंच रेवोल्यूशन जब आप पढ़ेंगे वहीं से ये तीनों शब्द निकल के आते हैं। फ्रेंच रेवोल्यूशन जो लगभग 8-10 साल का मूवमेंट चला, एक तरह से रिनाइसेंस था। रिनाइसेंस क्या कहते हैं उसको, मुझे लगता है रिनाइसेंस या रेनेसा कहते हैं। 8-10 साल का वो पीरियड था 1789 से लेकर 99 तक का, जिसमें फ्रांस जो है वो दिवालिया होने की स्थिति में आ गया था। क्यों? क्योंकि ये बहुत अपने आप को राजा बन रहे थे, बहुत ज्यादा सबका बड़ा भाई बन रहे थे। अमेरिकन रेवोल्यूशन में भी इनको हिस्सा लेना था, वहां पर भी पैसा फूंका दबा के इन्होंने। और जो इनके राजा साहब थे किंग लुई 16th नंबर के, उनका जो बहुत ही एक तरह से भव्य और विशाल या अय्याश किस्म के वो आदमी थे, बहुत ही एक्स्ट्रावेजेंट जो है पैसे वो खर्च किया करते थे, जिसकी वजह से फ्रांस जो है दिवालिया होने की स्थिति में आई। और लोगों के पास खाने तक को रोटी नहीं थी, ब्रेड उन लोग खाते हैं तो ब्रेड खरीदने भर का पैसा नहीं था, बोरी में भर के पैसा ले जाते थे एक स्लाइस ऑफ ब्रेड खरीदने के लिए। तो ये स्थिति जब आई तो लोगों ने विद्रोह कर दिया अपने राजा के खिलाफ। तो वहां से जो लोगों के द्वारा मूवमेंट से निकला वो है लिबर्टी इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। लिबर्टी यानी आजादी, इक्वालिटी यानी समानता, फ्रेटर्निटी यानी भाईचारा। इसके बारे में हम फिर कभी डिस्कस करेंगे इसी सीरीज में। अगला चीज है जीएसटी। जीएसटी आप सभी को पता है। जीएसटी जो अभी आप अगर करंट अफेयर्स पढ़ते होंगे तो आपने देखा होगा कि जुलाई का जो कलेक्शन है वो अपने आप में एक बेंचमार्क है। आज तक का सबसे बड़ा टैक्स कलेक्शन है जो जीएसटी ने स्थापित किया है। इवन वो पिछले साल का जो कलेक्शन है उससे कहीं ज्यादा उसने बेंचमार्क स्थापित कर दिया इस जुलाई वाले कलेक्शन में। ठीक है, तो जो जीएसटी है ये फ्रांस ने सबसे पहला ऐसा देश है जिसने जीएसटी वाली पद्धति टैक्सिंग सिस्टम को अपने यहाँ टैक्सेशन सिस्टम को लागू किया था। वहां से हमने जीएसटी का आइडिया ले लिया। उसके बाद है रशिया। रशिया से हमने फंडामेंटल ड्यूटीज ली। हमारे भी संविधान में 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, जिसमें सबसे लास्ट वाला या 11वां जो है आपका राइट टू एजुकेशन जो बना हुआ है, मौलिक अधिकार राइट टू एजुकेशन, आर्टिकल 21A। वो जो आता है वो कहाँ से आता है, 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से आता है। अमेंडमेंट के बारे में हम बाद में पढ़ेंगे, पूरे जो इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट हैं उनके बारे में इसी सीरीज में आगे पढ़ेंगे। तो उस अमेंडमेंट से फंडामेंटल ड्यूटी रखी गई कि हर गार्जियन का, हर माँ बाप का ये एक तरह से मौलिक कर्तव्य है कि वो अपने हर बच्चे को 6 से 14 वर्ष के बच्चे को, कम से कम 6 से 14 वर्ष बच्चे को स्कूल भेजें। वो सरकार उनका खर्चा उठाएगी, उनके भूख पानी हर चीज का खर्चा उठाएगी, वो स्कूल भेजें ताकि उसे एलिमेंट्री एजुकेशन यानी साक्षर तो बन सके वो। ठीक है। उसके बाद इक्वल जस्टिस। इक्वल जस्टिस में जो प्रावधान है यहाँ पर वो है PE और S। इक्वल जस्टिस यानी समान तरीके से न्याय हो, पॉलिटिकल न्याय, आर्थिक न्याय और सामाजिक न्याय। एक चीज आपको बता दूं, ये 3 चीजें जो हैं ये एग्जाम में आई हुई चीजें हैं। पूछ लेगा सिंपल सा कि संविधान में किन तरह के न्यायों की बात की गई है। ठीक है, उसमें आपको बता देगा कि 3 प्रकार के, आप बता देंगे कि 3 प्रकार के न्याय होते हैं, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सोशल। 3 आधार पे न्याय किया जाता है। ठीक है, फाइनेंशियल न्याय नहीं होता, या और भी कोई न्याय अगर दिया रहे तो वो आप नहीं ठीक करेंगे। तो ये हो गया आपका इक्वल जस्टिस के बारे में। ऐसे ही लिबर्टी इक्वालिटी फ्रेटर्निटी से क्वेश्चन आ जाता है। अब हम डिस्कस करेंगे अपना खुद का बनाया हुआ, भारत का अपना स्वदेशी जो टेक्निक बनाया गया है वो है जीरो आवर का। जीरो आवर भी क्वेश्चन में आया हुआ टॉपिक है। ये 1962 में इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम ने खुद से इजाद किया। इसमें क्या होता है, वो मैटर जो अर्जेंट नेशनल इंपॉर्टेंस के हो, यानी कि जिनका अर्जेंटली जो है डिस्कस करना बहुत ज्यादा जरूरी है राष्ट्रीय हित में, उन उसके लिए क्या करता है। जैसे आप एक चीज जानिए, जब भी आपने देखा होगा मोदी जी, योगी जी या कोई भी अन्य पार्लियामेंटेरियन जो है वो जब डिस्कशन करते हैं तो उनके पास 10 दिन पहले स्पीकर महोदय को नोटिस दी जाती है। तमाम तरह के क्वेश्चंस होते हैं, स्टार्ड क्वेश्चन होते हैं, अनस्टार्ड होते हैं, शॉर्ट पीरियड होते हैं। तो इसके बारे में तो हम खैर बाद में डिस्कस कर लेंगे जब हम कोरम ऑफ द पार्लियामेंट पढ़ेंगे। उसके बारे में और भी प्रावधान जो है, जैसे लेम डक सेशन क्या होता है, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे, उसमें हम डिस्कस करेंगे। लेकिन आप मोटी मोटा जानिए कि 10 दिन का नोटिस पीरियड होता है। नोटिस देने के बाद 10 दिन नेता के पास समय होता है, वो अपना प्रिपेयर करता है कि हमें क्या जवाब देना है, क्या डिस्कशन करनी है।
लेकिन 0 आवर में 10 दिन का जो नोटिस पीरियड होता है वो नहीं दिया जाता। ठीक है, उसमें अर्जेंट जो इम्पोर्टेंट होता है वो तुरंत डिस्कस किया जाता है। और ये जो मैकेनिज्म डिस्कस किया गया है, मतलब इजाद किया गया है, ये इंडिया के द्वारा 1962 से लागू हुआ है। एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, जरूर इसको ध्यान दीजिएगा। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। हमने सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में काफी हद तक पढ़ा। 90 से 95% कोई भी चीज परफेक्ट नहीं होती है, 100% तो नहीं कह सकता, लेकिन 90-95% आपका पूरा ये कवर हो चुका है। इसके बाहर का क्वेश्चन आप खुद सॉल्व करिएगा, कोई भी टेस्ट सीरीज उठा के आपको इसके बाहर का नहीं मिलेगा। बहुत रेयर ऐसा होगा कि मिल जाए, अदरवाइज नहीं मिलेगा। ठीक है, तो चलिए अगले टॉपिक तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।